हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू स्टडी विद कोच। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो सामान्य ज्ञान की एक सीरीज शुरू कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस की। देखिए, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है साइंस और ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज जो है अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसका पहला पार्ट देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तारा, चांद, कोमेट, एस्ट्रॉयड। देखिए, इसका सही आंसर जो है वो है कोमेट। कोमेट होते क्या हैं? कोमेट यानी कि इन्हें धूमकेतु भी कहते हैं। धूमकेतु भी इन्हें कहा जाता है। ये क्या होते हैं? बर्फ, धूल, गैस आदि के मिश्रण से बने हुए ये खगोलीय पिंड होते हैं। ग्रहों के समान, जैसे ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, उनके समान ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दो प्रकार से परिक्रमा करते हैं। एक तो कुछ धूमकेतु वो होते हैं जो अंडाकार वे में परिक्रमा करते हैं। दूसरे धूमकेतु वे हैं जो वलयाकार पथ पे अपनी जो है परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर। तो एक तो हो गए अंडाकार पथ वाले, दूसरे कौन से हो गए? जो वलयाकार पथ वाले, यानी कि ये इस पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अगर मैं कुछ प्रसिद्ध या फिर प्रमुख कह लीजिए प्रसिद्ध धूमकेतु की बात करूं तो कौन से हैं प्रसिद्ध? एक तो हो गया हमारा हेली हो गया, दूसरा हेल-बोप, ठीक है, और एक हो गया शुमेकर लेवी, ठीक है। ये हमारे जो तीन हैं ये प्रसिद्ध जो है धूमकेतु हैं, जिसमें जो हेली है ये हमें 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। अगर धूमकेतु की स्ट्रक्चर की बात की जाए, देखिए जो धूमकेतु होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसमें 3 पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से? पहला पार्ट होता है इसका नाभि या फिर न्यूक्लियस, दूसरा होता है कोमा और तीसरा होता है पूंछ। देखिए, जो नाभि यानी कि जो न्यूक्लियस बना होता है वो बना होता है बर्फ और पत्थर का। बर्फ प्लस पत्थर का बना होता है नाभि यानी कि न्यूक्लियस इसका। कोमा की बात करें तो कोमा बर्फ के बादल प्लस धूल, गैस आदि ये सब होती है इसमें। और जो इसकी पूंछ होती है उसमें गैस और धूल ही होती है, केवल गैस प्लस धूल होती है। जब ये धूमकेतु जो है ये सूर्य के तरफ जाता है, सूर्य के समीप जाता है, तो क्या होता है? इसकी एक पूंछ निकल जाती है, ठीक है, इसकी एक पूंछ निकल जाती है। इस पूंछ के निकलने के कारण ही से पुच्छल तारा भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया हमारा कोमेट यानी कि धूमकेतु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्णता, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? देखिए, जो हीट से संबंधित जो फिजिक्स की ब्रांच होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, अकोस्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या फिर रिलेटिविटी। इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट से जो संबंधित फिजिक्स की ब्रांच होती है उसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है थर्मोडायनेमिक्स। एक तो थर्मो और दूसरा डायनेमिक्स से। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट या उष्मा। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? गतिकी, यानी कि गति से, मोशन से संबंधित। तो ऐसी ब्रांच यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? उष्मा या हीट की गतिकी से संबंधित जो भी टर्म्स होती हैं, जो भी नियम होते हैं, वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसके 4 लॉ हैं। एक तो जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ, ठीक है। इसमें क्या है कि उष्मा के बारे में अलग अलग जो है नियम बताए गए हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के 4 नियम कहे जाते हैं। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड है? प्रकाश से रिलेटेड है। रिलेटिविटी सापेक्षता से रिलेटेड है।
सापेक्षता से रिलेटेड है रिलेटिविटी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन या हीफोरेस्टेशन। देखिए हमें बताना है कि प्राकृतिक या कृत्रिम यानी कि नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली जो है जंगलों की पुनः स्थापना, देखिए वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा, पुनः स्थापना करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जहाँ पर पहले जंगल थे उन्हें काटा गया, दोबारा से उसी जगह पर जहाँ पर पहले जंगल थे वहाँ पर वृक्ष उगाए गए, यानी कि वन लगाए गए, जंगलों को उगाया गया। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रक्रिया को उसे कहा जाता है रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन की बात करें, डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों को काटना, वनों को काटना कहलाता है क्या, डिफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन क्या कहलाता है? देखिए अब इसका मतलब होता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि जहाँ पहले वृक्ष नहीं थे या जहाँ पहले जंगल नहीं थे, एकदम बंजर थी भूमि या फिर वहाँ पर वन नहीं थे, उस स्थान पर वृक्ष को लगाना या फिर जंगलों को लगाना ही क्या कहलाता है, अफोरेस्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? किसकी उपस्थिति से होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या सैकराइड्स। देखिए ग्लूकोज की उपस्थिति से जो है डायबिटीज होता है। डायबिटीज यानी कि मधुमेह जो रोग होता है ग्लूकोज की उपस्थिति से होता है, ग्लूकोज की उच्च उपस्थिति से यानी कि ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाना। जब मानव की पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं पहुंचता क्या होता है? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है और ये पाचक जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा बनता है, पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका काम क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन का जो कार्य है वो है जो हमारे शरीर में भोजन पहुंचता है, भोजन से एनर्जी बनाना या फिर भोजन को एनर्जी में बदलना, भोजन से एनर्जी बनाना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भोजन से एनर्जी मतलब भोजन को एनर्जी में चेंज करना, ऊर्जा में चेंज करना। जब इंसुलिन नहीं पहुंचेगा तो हमारा जो शरीर है वो भोजन से एनर्जी नहीं बनाएगा तो जो है हमारी पाचक शक्ति वो खराब हो जाएगी, जो ग्लूकोज है वो अनबैलेंस हो जाएगा और इसी स्थिति से जो है डायबिटीज रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? यानी कि जो स्पेस से सोलर एनर्जी पार्टिकल था वो किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? जेनेसिस, वाइकिंग, सिग्निस, ग्योटो। देखिए जो स्पेस से जो सोलर एनर्जी पार्टिकल लाया गया था वो लाया गया था जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो न्यूक्लियस में क्या दर्शाता है परमाणु क्रमांक को? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोन। तो जो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में प्रोटॉन जो है वो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है।
देखिए जो भौतिक हो गया, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और रसायन विज्ञान, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, इनमें जो भी तत्व होते हैं, जो भी तत्व होते हैं उनके अलग अलग परमाणु तत्व होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं, सॉरी परमाणु क्रमांक होते हैं अलग अलग। क्यों होते हैं ये अलग अलग? क्योंकि इनके जो गुण हैं वो अलग होते हैं, तो इनके इसलिए परमाणु क्रमांक जो हैं अलग होते हैं। अलग परमाणु क्रमांक होने की एक वजह और है, क्योंकि इनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अगर कोई एलिमेंट है x और यहाँ पे मान लीजिए y, यहाँ पर z, तो जो ये y है ये परमाणु क्रमांक को दर्शाएगा, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, और जो ये z है ये परमाणु भार, परमाणु भार कहें तो एटॉमिक मास। परमाणु भार में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि उस नाभिक में, उस न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो उसका परमाणु भार हमें ज्ञात हो जाएगा। परमाणु क्रमांक का अर्थ है कि उस जो न्यूक्लियस की बात हो रही है, जो उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, तो परमाणु क्रमांक से हमें प्रोटॉन का पता चल जाता है, और परमाणु भार से हमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का पता चल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल कोहलर, मॉरिस हिलमैन, कार्ल लैंडस्ट्रीनर, एडवर्ड जेनर। देखिए जो ABO खून ग्रुप प्रणाली यानी कि ब्लड ग्रुप जो था उसका आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था ये किया था 1901 में। इन्होंने जो है 3 ब्लड ग्रुप बताए थे, कौन कौन से? ABO, इन्हें कॉमन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, ABO। इसकी जो आविष्कार किया या खोज की लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। किसे? कार्ल लैंडस्टीनर को। 1902 में क्या हुआ था? 1902 में जो इनके असिस्टेंट थे, यानी कि जो लैंडस्टीनर के असिस्टेंट थे, क्या नाम था उनका? स्टुरेली और डिकास्लो, ये 2 इनके असिस्टेंट थे। 1902 में इन्होंने AB ग्रुप की, जो AB ब्लड ग्रुप होता है, AB ग्रुप की खोज की, तो ABO की बात आ जाए कि ABO जो ब्लड ग्रुप है वो उसकी खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर। और अगर AB ग्रुप की आ जाए तो स्टुरेली और डिकास्लो की ने इसकी खोज की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? बल, कार्य, घनत्व या फिर दबाव? देखिए जो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम होता है वो होता है घनत्व। मास यानी कि द्रव्यमान प्रति यूनिट वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अगर घनत्व की बात की जाए कि सबसे पहले ये किसने स्थापित किया या आविष्कार किया, किसने किया है घनत्व जो है आविष्कार? इसका आविष्कार किया आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज किस देश के निवासी थे? तो ये ग्रीक के निवासी थे। फॉर्मूला यहाँ से हमें पता ही चल गया कि जो डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक देखिए यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान हम किस यूनिट में नापते हैं या क्या मात्रक होता है? किलोग्राम। आयतन हम किस में नापते हैं? तो ये मीटर क्यूब। तो इसका सीधा सीधा क्या हो गया मात्रक? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इसका जो है घनत्व का मात्रक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व को, जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, का प्रयोग किया जाता है? हमें बताना है कि जो थर्मामीटर होते हैं,
कभी आप डॉक्टर के पास गए हों, अब उसने आपका बुखार नापा हो तो आपको एक थर्मामीटर दिया होगा, आपने उसमें उसको मुंह में लगाया होगा, ठीक है, तो उसने देखा होगा, फिर उसको आपको बताया होगा कि कितना आपका बुखार है। तो उसी थर्मामीटर की बात हो रही है कि उस थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा तत्व था वो, कार्बन, मरकरी, आर्सेनिक या फिर कैडमियम। देखिए जो पारंपरिक थर्मामीटर होते हैं उसमें मरकरी का यूज़ किया जाता है। मरकरी मतलब पारे का यूज़ किया जाता है। पारा जो है प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल रूप से वो काफ़ी जो है अत्यंत जहरीला होता है, काफ़ी जहरीला होता है। अगर वो मुंह में चला जाता है तो जान भी ले लेता है। अब देखते हैं कि जो थर्मामीटर है उसको सबसे पहले किसने बनाया था। तो थर्मामीटर को सबसे पहले बनाया था 1714 में। किसने? 1714 में बनाया फ़ारेनहाइट ने बनाया था थर्मामीटर सबसे पहले। अच्छा, अब इसमें बात ये कर लेते हैं कि इसमें पारे का ही यूज़ क्यों किया जाता है, मतलब जब ये इतनी मतलब खतरनाक है, जहरीला है पदार्थ, तो इसी का थर्मामीटर में हम प्रयोग क्यों करते हैं। इसकी कुछ खास बात है। क्या क्या? एक तो ये ताप का सुचालक है, इसलिए इसका यूज़ होता है थर्मामीटर में। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अपारदर्शी होता है। तीसरा क्या होता है कि ये चमकदार होता है। और फोर्थ नंबर पे क्या है कि ये चिपकता नहीं है, कांच पर चिपकता नहीं है। तो इन कारणों की वजह से पारे का यूज़ करते हैं थर्मामीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या फिर जूल। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मतलब आरआरबी, एनटीपीसी में पूछे गए हैं या फिर ग्रुप डी में पूछे गए हैं, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन इनमें से ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने के लिए। चलिए इसमें बताइए कि पृथ्वी से लेकर जो सूर्य की अनुमानित एक दूरी है उसको किस यूनिट से मापा जाता है, क्या मात्रक है उसका? प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या फिर जूल। देखिए उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये सन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसे क्या कहा गया है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस पूरी जो डिस्टेंस है इसको कहा गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये लंबाई का मात्रक हो गया, लंबाई का मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लंबाई का मात्रक है। कितनी दूरी है अर्थ और सन के बीच में? लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। ये लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर। प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष भी एक लंबाई का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई होती है निर्वात में। प्रकाश वर्ष की बात करें, प्रकाश वर्ष तो प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट द्वारा एक साल में, एक वर्ष में तय की गई दूरी और वो भी निर्वात में यानी कि वो वैक्यूम में, निर्वात में, उसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन है ताप का मात्रक, ताप का। और जूल ऊर्जा या कार्य का मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। देखिए इनमें से जो गाजर है वो विटामिन ए का
अच्छा स्रोत है। विटामिन ए को रेटिनोल, जो इसका केमिकल नेम है वो है रेटिनोल, और जो गाजर है वो इसका एक अच्छा स्रोत है। इसका एक और नाम है क्या? प्रतिसंक्रमण विटामिन। प्रतिसंक्रमण विटामिन। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, मोतियाबिंद, शुष्क त्वचा यानी कि ड्राई स्किन हो जाती है। ये इसकी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है प्रमुख, रतौंधी, मोतियाबिंद और शुष्क त्वचा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी या फिर वेरिसेल्ला? देखिए टीबी को एक बार जान लेते हैं। टीबी इसका पूरा नाम क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का पूरा नाम ये होता है। हिंदी में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? तपेदिक, क्षय रोग और यक्ष्मा। देखिए एग्जाम में इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, तपेदिक, क्षय रोग, यक्ष्मा, उसका मतलब एक ही होता है टीबी। ठीक है। एक ये गंभीर रोग है, गंभीर और संक्रमण से फैलती है, संक्रमण से फैलने वाली है। बच्चों में ये बीमारी ना हो, टीबी ना हो, तो उन्हें बीसीजी का टीका या बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4% या 0.6%? देखिए हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 0.4%। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5, 14, 7, 11? हमें नाइट्रोजन में बतानी है कि नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ये 7N14। ठीक है। मैंने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि जो ये वाली संख्या है ये हमारी प्रोटॉन को डिनोट करती है, यानी कि एटॉमिक नंबर को डिनोट करती है, एटॉमिक नंबर को। और जो हमारी ये वाली संख्या, ये नंबर होता है, ये किसको करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक मास को डिनोट करता है। हमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। देखिए जब हम P + N में से P माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन हमारे जो है हमें पता चल जाएंगे। तो 14 - 7 = 7। तो यानी कि जो नाइट्रोजन होती है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, वसा, एम्पियर्स? देखिए हमें बताना है कि जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कैसे मापा जाता है। यहीं से अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऊर्जा की यूनिट होती है वो क्या होती है? कैलोरीज। केल्विन किसकी होती है? ताप की। वसा की कुछ नहीं होती। एम्पियर्स जो है वो किसकी होती है? विद्युत धारा की, करंट की, यानी कि विद्युत धारा की। तो बस यही एक ऑप्शन बचता है। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं कि जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा है उसको हम कैलोरीज में माप सकते हैं, कैलोरीज में मापा जाता है। अगर बात करें कि एक कैलोरी होती क्या है? एक कैलोरी क्या होती है? तो 1 ग्राम जल को
1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। देखिए 1 कैलोरी होती है 1 ग्राम जल को। जब हम 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें जितनी हीट की मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है उसी को 1 कैलोरी कहा जाता है। 1 कैलोरी ये होती है किसके बराबर? 4.2 जूल के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता यानी कि हीट का कुचालक को क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर है। लकड़ी, हीरा, पानी या फिर माइका। देखिए जो लकड़ी होती है वो हीट की जो है कुचालक होती है, हीट उसमें से पास नहीं होती। किससे? लकड़ी में से। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फाइड। देखिए जो चौक होती है जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो चौक, उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3। कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल और कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इससे जो है एक तो चौक बनती है। चौक जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, यानी कि घर बनाने का सामान जो है, घर बनाने का मटेरियल जो लगता है, घर बनाने का सामान। और क्या बनता है इससे? जो टाइल्स होती हैं, टाइल्स वो बनती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। और इसका औषधि यानी कि मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इससे कैप्सूल बनता है एंटा एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर हम इनके अलावा बात करें, एक तो हमारी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी हो गई मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड, और कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये क्या है? ये जो हमारा वायुमंडल होता है उसको गर्म कर देती है और एनर्जी को वापस जाने नहीं देती, इसलिए जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है और ग्रीन हाउस का जो है इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखी कि कौन कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ऑक्सीजन नहीं है। सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट नंबर पर, नाइट्रस ऑक्साइड का सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और फोर्थ नंबर पर मीथेन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? हमें बताना है कि कौन सा टूल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर पहिया। देखिए जो बैटरी होती है, बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेल, ये क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में
चेंज करती है। कौन सी? इलेक्ट्रिक सेल। ये जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार होते हैं इनके इलेक्ट्रिक सेल के। कौन कौन से? एक तो होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीयक, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। प्राथमिक में कौन से सेल आती हैं? प्राथमिक में आती हैं जैसे हमारी रिमोट की सेल हो गई, टीवी का रिमोट ले लीजिए, या फिर किसी भी कभी रिमोट की सेल हो गई, और घड़ी की सेल हो गई। ये जो हमारी प्राइमरी सेल में आ जाएंगे। और सेकेंडरी में आती है हमारी जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई। क्या डिफरेंस है इनमें प्राथमिक और द्वितीयक में? प्राथमिक जो बैटरी होती है यानी कि प्राइमरी सेल जो होती हैं वो क्या होती है, एक बार यूज़ की जा सकती है, ठीक है, उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी होती है उनको रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, उसको रिचार्ज कर लो, इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई तो उसको चार्ज कर लो, ठीक है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलती है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? कितने लीटर खून यानी कि ब्लड होता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या फिर 6 लीटर। देखिए एक जो एडल्ट यानी कि वयस्क है उसके शरीर में 5 लीटर जो है वो खून होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? यानी कि ओजोन का केमिकल नेम क्या है? O, O2, O3 या फिर O4। देखिए ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है O3। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी हुई है, 3 परमाणुओं से बनी हुई है। जब ये हमारी वायुमंडल में निचली सतह पर रहती है, ठीक है, वायुमंडल में नीचे रहती है तो ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। निचले वायुमंडल में होती है, जब निचले वायुमंडल में तो ग्रीन हाउस गैस। लेकिन जब ये ऊपरी सतह पर चली जाती है यानी कि समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये ओजोन जो परत है उसमें हमारे लिए लाभकारी होती है। ओजोन परत में लाभकारी होती है। और जो सन से अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनसे हमारी जो है रक्षा करती है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑक्सीजन और हीलियम से। देखिए जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन लगभग 70% और हीलियम कितना होता है? 25%। इनके अलावा कार्बन, नियोन और गैस वगैरह जो है वो रहती है। 70% इसमें हाइड्रोजन होता है और 25% इसमें हीलियम होता है। इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में चेंज होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है हाइड्रोजन हीलियम में। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी यानी कि एक तो ऊर्जा और प्रकाश, ये दोनों निकलते रहते हैं। इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनसे जो है ऊर्जा भी निकल रही है और प्रकाश भी निकल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन या इवेपोरेशन। देखिए जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनसे पानी के वाष्पीकरण को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। अगर इसकी परिभाषा की बात करी जाए तो क्या कहलाता है ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस,
अगर इवेपोरेशन की बात की जाए तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम फ्री स्पेस। इसमें अंतर क्या होता है, देखिए ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनसे पानी का यानी कि जल का वाष्पीकरण होता है, लेकिन इवेपोरेशन में किसी भी जल की सतह से मतलब किसी भी फ्री स्पेस से सरफेस से जो है वो जल का वाष्पीकरण होता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि ये बहुत लो प्रोसेस होती है और ये इवेपोरेशन यानी कि फास्ट प्रोसेस होती है। एक और डिफरेंस होता है इसमें कि जो ट्रांसपिरेशन है वो लिविंग बीइंग्स हैं यानी कि जो सजीव हैं उनके द्वारा होती है क्रिया, लेकिन जो इवेपोरेशन है ये नॉन लिविंग पर होती है यानी कि जो निर्जीव है उनकी सतह से होती है ये। अगर रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, यानी कि जो श्वसन क्रिया होती है सांस लेना और सांस बाहर निकालना। पर्सपिरेशन यानी कि पसीना आना। तो इस प्रकार से हमने पता किया कि जो पौधे की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिक में डबल बॉन्ड है। तो हमें बताना है कि किस यौगिक में डबल बॉन्ड है, इथेन, मीथेन, एसिटिलीन या फिर इथीन। देखिए इथीन में जो है डबल बॉन्ड होता है। अगर बात करें इथेन की, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसी बनेगी, C, ठीक है, H इधर। हम सबको पता है कि कार्बन की जो संयोजकता यानी कि वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो इस प्रकार से इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है इथेन में। मीथेन देख लेते हैं, CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का। तो इसकी क्या स्ट्रक्चर बनेगी, C इधर और इसके चारों तरफ H। तो इसमें भी सारे जो है सिंगल बॉन्ड है। एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन यानी कि C2H2। इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, C और इधर H। तो इनके बीच में 3 बॉन्ड आ गए। इथीन की देखते हैं, इथीन की क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड C। इसका फॉर्मूला क्या होता है इथीन का, C2H4 होता है। तो 2 ये C हो गए और H इधर आ गया, H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। देखिए हमने वैलेंसी भी पूरी कर ली इस तरह से। तो हमें पता चल गया कि इथीन में जो है डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में, जबकि इनके बीच में नहीं है। एसिटिलीन के बीच में जो है 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन में, ठीक है, और इथेन और मीथेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सही आंसर इथीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।